रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ हे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, सुप्रभात, खमा गणी दोस्तों, स्वागत है सभी का निर्माण करियर एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम के प्रति तत्परता से लगे होंगे, जी जान से मेहनत कर रहे होंगे, एक अनुशासन के साथ चल रहे होंगे। दोस्तों, उसी संदर्भ में हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज करंट अफेयर की सीरीज। उसी श्रृंखला को हम कंटिन्यू करेंगे। ये करंट अफेयर्स आप सभी के लिए एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी इसको नोट डाउन कीजिएगा, इसके तथ्य को अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, तथ्य को नोट डाउन कीजिए ताकि एग्जाम्स के अंदर आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ उसके प्रश्न का उत्तर दे सको। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। आप सभी इसका लिंक अपने कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और इसका उत्तर, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, मिसेस राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता? मिसेस राजस्थान 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? पहला ऑप्शन ऋचा कुलश्रेष्ठ, दूसरा सलोनी वर्मा, तीसरा हर्षिता बत्रा, चौथा मनिका सुतार। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। आपको पूछा है मिसेस इंडिया 2024, तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों मिसेस इंडिया 2024 की। हम सभी की बात करेंगे, सभी श्रेणियों की इसके अंदर चर्चा करेंगे कि मिसेस इंडिया 2024 और मिसेस इंडिया 2023 ये सब किसने जीते हैं, अभी कौन इस पद पर आसीन है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है सलोनी वर्मा। क्या है? सलोनी वर्मा। जब बात करें मिस इंडिया 2024 की दोस्तों, किसकी? मिस इंडिया, सॉरी मिस राजस्थान 2024 की, तो वो होगा दोस्तों उत्तर हर्षिता बत्रा। मिस राजस्थान 2024 की दोस्तों, इसका उत्तर है हर्षिता बत्रा। क्या है? हर्षिता बत्रा। आगे बात करें दोस्तों, हाँ जी, आगे बात करें दोस्तों, इसके अंदर मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 क्या है? मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 की, तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 की बात करें तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो मनिका सुथार। क्या है? मनिका सुथार। आगे चलें दोस्तों, और भी कुछ हम इसके अंदर महत्वपूर्ण तथ्य देखने की कोशिश करते हैं। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 क्या है? फेमिना मिस इंडिया फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024, तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? वैष्णवी शर्मा। क्या है? वैष्णवी शर्मा। यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं मिसेस इंडिया 2024 सलोनी वर्मा, मिस इंडिया राजस्थान, मिस राजस्थान 2024 हर्षिता बत्रा, मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 मनिका सुथार, फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 वैष्णवी शर्मा। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इसके अंदर ये क्या होगा। क्लियर? तो हमको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया मिसेस राजस्थान 2024, तो हमने देखा दोस्तों सलोनी वर्मा। और जब बात करें दोस्तों ऋचा कुलश्रेष्ठ की, तो ये मिसेस इंडिया राजस्थान, मिसेस इंडिया बनी थी 2023 के अंदर। क्या बनी थी? ये मिसेस राजस्थान बनी थी दोस्तों 2023 के अंदर। यहां पे राजस्थान आएगा दोस्तों, मिसेस राजस्थान। और जब बात करें आगे, तो ऋचा कुलश्रेष्ठ बनी थी मिसेस राजस्थान 2023 का खिताब इनके द्वारा जीता गया। ठीक है? और 2024 मिसेस राजस्थान 2024 सलोनी वर्मा, मिसेस राजस्थान 2024 हर्षिता बत्रा,
और मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 मनिका सुथार, फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 वैष्णवी शर्मा। ये तथ्य आपको नोट डाउन करने हैं। और मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता था? ऋचा कुलश्रेष्ठ। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, राजस्थान में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, राजस्थान में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए डीपीआर की स्वीकृति जारी करी है? हाल फिलहाल हमारे राजस्थान के अंदर आपको पता होगा कितने डीपीआर की स्वीकृति यहां पर जारी की है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए। तो दोस्तों, प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए, हमारे प्रदेश में सड़क नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए, सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हमारे प्रदेश के अंदर इस दिशा के अंदर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसके लिए उप मुख्यमंत्री जी ने, कितने दोस्तों? उप मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश की जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी ने 2406 किलोमीटर की, कितने दोस्तों? 2406 किलोमीटर की रेंज की 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की स्वीकृति प्रदान की है। 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए यहां पर स्वीकृति प्रदान की है। दोस्तों, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसकी लागत कितनी लगेगी? 30 करोड़ रुपए की लागत है। कितनी लागत है दोस्तों? 30 करोड़ रुपए की यहां पर लागत है। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या है? 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। क्लियर? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एकीकृत क्रू मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या है? क्रू मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किस रेलवे मंडल ने लॉन्च किया? क्या पूछता है दोस्तों? क्रू मॉनिटरिंग एकीकृत सॉफ्टवेयर किस रेलवे मंडल ने लॉन्च किया? तो दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए, हमारे प्रदेश के अंदर कितने रेलवे मंडल है? 5 रेलवे मंडल है। हमारे राजस्थान प्रदेश में 5 रेलवे मंडल है। इन पांचों की बात करें दोस्तों, पहला जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और आगे बात करें दोस्तों बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर, तो ये हमारे 5 रेलवे मंडल है। क्या बात करें दोस्तों? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा, ये हमारे 5 रेलवे मंडल है। आपको पूछा गया है क्रू मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किस रेलवे मंडल के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया? तो दोस्तों क्रू मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो वह हमारा जोधपुर रेलवे मंडल के द्वारा, किसके रेलवे मंडल के द्वारा? जोधपुर रेलवे मंडल के द्वारा क्रू मॉनिटरिंग सिस्टम यहां पर लॉन्च किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि क्रू मॉनिटरिंग हमारे किसके लिए काम आता है दोस्तों? क्रू मॉनिटरिंग किसके लिए काम आता है? हमारे रेलवे के लिए, ट्रैकिंग के लिए इसके लिए काम आता है। इसके लिए एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे कोई भी सुविधा, जानकारी, कोई भी दिक्कत आती है उसके लिए यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो कौन सी रेलवे मंडल के द्वारा बनाया गया? जोधपुर के अंदर जोधपुर रेलवे मंडल के द्वारा सॉफ्टवेयर बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करें उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। अगर हम बात करें दोस्तों, ये चारों जो हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के तहत आते हैं, जिसका मुख्यालय क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर है। और कोटा वाला जो है इसका दोस्तों हम बात करें मुख्यालय क्या है? जबलपुर है। और ये किसके अधीन आता है? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत। कोटा वाला पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंदर आता है, ये बात ध्यान रखना। जिसका मुख्यालय क्या है दोस्तों? जबलपुर है। और ऊपर वाले जो 4 है हमारे, तो किसके अंदर आते हैं? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय क्या है? हमारा जयपुर है दोस्तों। और क्रू मॉनिटरिंग की बात करेंगे तो क्रू मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया था? जोधपुर रेलवे मंडल के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? जोधपुर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में
आर्थिक मामलों की कैबिनेट मीटिंग में 10 राज्यों में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, कितनी दोस्तों? 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कितने राज्यों की बात करी है? 10 राज्यों में विकसित की जाएगी, जिससे प्रदेश की कौन सी सिटी शामिल है? यानी कि हमारे मीटिंग के अंदर 10 राज्यों के अंदर 12 इंडस्ट्रियल सिटी विकसित की जाएगी। हमारे प्रदेश की इसके अंदर कौन सी सिटी शामिल है? तो आपको बताना है। तो उदयपुर चित्तौड़गढ़, जोधपुर पाली, जयपुर भरतपुर, अलवर सिरोही। तो दोस्तों इसके अंदर बात करें वो सिटी है जोधपुर और पाली। कौन सी है? जोधपुर और पाली। इसके अंदर फूड प्रोसेसिंग व टेक्सटाइल के ऊपर जोर दिया जाएगा दोस्तों। इसके ऊपर जोर दिया जाएगा। इसके अंदर टेक्सटाइल व फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल व फूड प्रोसेसिंग के ऊपर इसके ऊपर अधिक बल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर व पाली के अंदर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। अगला, हाल ही में किस झील को ईआरसीपी परियोजना यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में शामिल करने की घोषणा की है? यानी कि किस झील को ईआरसीपी परियोजना के अंदर शामिल करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन, फॉय सागर झील, नक्की झील, फतेह सागर झील, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। जब ईआरसीपी की बात करोगे दोस्तों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के अंदर 21 जिलों के, कितने दोस्तों? 21 जिलों को सिंचाई के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा, इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 21 जिलों को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। क्या है दोस्तों? 21 जिलों को सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और बात करें दोस्तों किसके मध्य है, कौन से 2 राज्य हैं इसके मध्य है, तो हम बात करें दोस्तों राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य। किसके बीच है? राजस्थान व मध्य प्रदेश। राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच में है ईआरसीपी परियोजना। किन 2 राज्यों के बीच में? राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच में है। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कौन सी झील को जोड़ा जाएगा। और हम बात करें चंबल व उसकी सहायक नदियों को, चंबल व उसकी सहायक नदियों को नहरों के द्वारा जोड़ा जाएगा। चंबल व उसकी सहायक नदियों को ईआरसीपी के तहत नहरों के द्वारा जोड़ा जाएगा। और इसके अंदर आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके अंदर अगर नदियों की बात करें दोस्तों, अगर अपन नदी की भी बात कर लें साथ ही साथ, तो चंबल व उसकी सहायक नदियों को नहरों के द्वारा यहां पे जोड़ा जाएगा। ठीक है, ईआरसीपी प्रोजेक्ट के तहत ये 2 राज्यों के अधीन है, राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच में। इसके तहत 21 जिलों को सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और हम बात करें अभी हाल फिलहाल के अंदर ईआरसीपी प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी झील को शामिल किया गया है, कौन सी झील को शामिल किया गया है, ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। तो नहरों के द्वारा एक झील को भी इसके अंदर जोड़ा गया, और झील है हमारी फॉय सागर झील। कौन सी है दोस्तों? फॉय सागर झील। तो इसकी बात करें फॉय सागर की, तो ये कहां पे आती है दोस्तों? अजमेर के अंदर आती है। कहां आती है? अजमेर के अंदर आती है। और जब बात करें नक्की झील, आपको पता होगा ये कहां पे है? सिरोही के अंदर है। कहां है दोस्तों? सिरोही के अंदर है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची एवं गहरी झील है, राजस्थान की सबसे ऊंची और गहरी झील भी है। हम जब बात करें फतेह सागर की, जब हम उदयपुर की बात करें झीलों की नगरी की, तो वहां पे क्या आती है? फतेह सागर झील वहां पे स्थापित है। तो दोस्तों ये चीज आपको बारे में ध्यान रखनी है कि झील को ईआरसीपी परियोजना में शामिल करने की घोषणा करी है। तो फॉय सागर झील जो कि अजमेर के अंदर है, नक्की झील जो सिरोही के अंदर है, फतेह सागर झील जो कि उदयपुर के अंदर। क्लियर? और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन
रखनी है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लीजेंड्स T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 किसकी बात करें? लीजेंड्स T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का प्रथम चरण का आयोजन कहां किया जाएगा? क्या प्रथम चरण का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोस्तों हम बात करें इसका आयोजन जोधपुर के अंदर कहां किया जाएगा? जोधपुर के अंदर एक स्टेडियम पड़ता है, बरकतुल्ला खां स्टेडियम। कौन सा दोस्तों? बरकतुल्ला खां स्टेडियम। इसके तहत यहां पर यह प्रोग्राम करवाया जाएगा। लीजेंड्स T20 प्रतियोगिता, क्रिकेट प्रतियोगिता यहां पर करवाई जाएगी। और ये कब से चालू हो रही है दोस्तों? प्रथम चरण इसका जो है 20 सितंबर से चालू हो रहा है। कब से चालू हो रहा है? 20 सितंबर से इसका प्रथम चरण चालू हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कहां पे करवाई जाएगी? इसके अंदर लीजेंड्स T20 प्रतियोगिता जोधपुर के अंदर। कहां पे दोस्तों? जोधपुर के अंदर, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला, देश की दूसरी चीता सफारी कहां निर्माणाधीन है? देश की दूसरी चीता सफारी कहां पर निर्माणाधीन है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन, रावतबाटा, गांधी सागर, रणथंभौर, सज्जनगढ़, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम बात करें देश की, दोस्तों पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है? देश की दूसरी चीता सफारी कहां पर निर्माणाधीन है। तो पहली की बात करें दोस्तों, देश की पहली तो है हमारी कूनो के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आता है। देश की पहली जो है वो कूनो के अंदर है, जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। जब बात करें हम दूसरी चीता सफारी की, कहां पर? दूसरी चीता सफारी की, तो वो बन रही है निर्माणाधीन रावतबाटा, गांधी सागर के अंदर। कहां पे दोस्तों? रावतबाटा, गांधी सागर के अंदर। गांधी सागर आपको पता होगा दोस्तों, चंबल के तट पर है और मंदसौर के अंदर है। चंबल नदी के तट पर मंदसौर के अंदर है और रावतबाटा भी चंबल नदी पर ही है। तो आपको दोनों ध्यान रखनी है। ये किसके बीच है दोस्तों? राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच में। राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है राजस्थान व मध्य प्रदेश। जब हम बात करें रावतबाटा की और गांधी सागर की, गांधी सागर आपको पता है दोस्तों मंदसौर जिले के अंदर आता है, मध्य प्रदेश, जो कि हमारे चंबल नदी के तट पर है। और जब बात करें रावतबाटा की, ये भी चंबल नदी पर है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रावतबाटा, गांधी सागर। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनने की संभावना बहुत ज्यादा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या इसका उत्तर होना चाहिए। अगला, निम्न में से कौन सी योजना को 28 अगस्त 2024 को 10 वर्ष पूर्ण हुए? यहाँ पे आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण योजना है। तो इसके अंदर कौन सी योजना है जिसको 28 अगस्त 2024 को 10 वर्ष पूर्ण हुए, यह आपको बताना है। और ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं कि किसको सेंचुरी हो गई है, किसको कितने वर्ष हो गए, ये एग्जाम पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, समग्र शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, अन्नपूर्णा योजना, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो कौन सी किसी के योजना को हमारे यहाँ पर देश के अंदर 28 अगस्त 2024 को 10 वर्ष पूर्ण हुए, तो हम बात करें तो इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, प्रधानमंत्री जन धन योजना की जब बात करें, आपने नाम सुना होगा कि बैंकों के अंदर खाते खुलवाने की बात यहां पे होती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें, इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों, इसका जब आगाज हुआ था, शुभारंभ हुआ था, तो कब हुआ था दोस्तों? 28 अगस्त 2014 को। कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। और 28 अगस्त 2024 को इसको 10 साल पूरे हो गए दोस्तों। इसका जो नारा है, मेरा खाता भाग्य विधाता, क्या दोस्तों? मेरा खाता भाग्य विधाता। ये आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, मेरा खाता भाग्य विधाता, ये इसका क्या है दोस्तों? नारा है। ये इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? लोगों का बैंक में खाता खोलकर बचत की आदतों को प्रोत्साहित करना। क्या है दोस्तों? हम जब बात करें इसका उद्देश्य, तो जब इसके उद्देश्य की बात करें
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। लोगों का बैंकों में खाता खोलकर, लोगों का बैंकों में खाता खोलकर बचत को प्रोत्साहित करना। किसको? बचत को प्रोत्साहित करना, ताकि लोग इसका फायदा उठा सके, जिसको जो जरूरत हो वो इसका लाभ ले सके। बचत को प्रोत्साहित करना इसका क्या है? एक उद्देश्य है दोस्तों। यानी कि इसके तहत बीमा सुविधा, पेंशन सुविधा प्रदान की जाती है। आपको पता है दोस्तों, इसके तहत बीमा सुविधा भी होती है, पेंशन सुविधा भी होती है, ये सब इसके तहत प्रदान की जाती है। तो आपको इसके बारे में इतनी जानकारी रखनी है। आपसे क्वेश्चन अवश्य पूछा जा सकता है कि इसका नारा क्या है दोस्तों। एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज करता है, आपको डेट नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कौन सी योजना का जो भी 10 वर्ष पूरा उसका नारा क्या है। तो आपको दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। आपको इसके बारे में तो पता होगा दोस्तों, लोगों का बैंकों में खाता खुलवाकर इसके बचत को प्रोत्साहित करना, सेविंग को प्रोत्साहित करना, ठीक है, जिसके तहत बीमा सुविधा, पेंशन सुविधा लोगों को प्रदान की जाती है। ये बात हमने करी थी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, इसको 10 वर्ष पूरे हुए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस खिलाड़ी ने पेरिस पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक हासिल किया? बहुत ही गौरव की बात है दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक के अंदर हमको एक स्वर्ण पदक मिल चुका है और एक कांस्य पदक मिल चुका है। बहुत ही गौरव की बात है दोस्तों, बहुत ही प्राउड मूवमेंट है हमारे देश के लिए। पेरिस पैरालंपिक की जब चर्चा कर रहे थे, आगामी 2 दिन से हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान के कितने खिलाड़ी गए हैं, हमारे देश से कितने खिलाड़ी गए हैं, ये कहां पे आयोजन हो रहा है, इसका तारीख क्या है, आयोजन की तारीख, और इसके बारे में बात करें दोस्तों, कितने खेल इसके अंदर खेले जाएंगे, इसकी अनेक चीजों के बारे में हमने चर्चा करी थी दोस्तों। तो बात करें, हमने पेरिस पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है? कृष्णा नागर, श्याम सुंदर, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल। तो इसके अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया दोस्तों। जब मेडल अगर स्वर्ण में हो तो हम भी इसको स्वर्ण में लिखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। स्वर्ण पदक विजिबल नहीं है शायद, हाँ जी। तो हम बात करते हैं स्वर्ण पदक की, और दूसरी तरफ बात करें दोस्तों कांस्य पदक की। ये 2 पदक हमको यहाँ पे मिले हैं, एक स्वर्ण पदक मिला है और दूसरी तरफ कांस्य पदक भी मिला है हमको। तो स्वर्ण पदक प्रदान किया है, हासिल किया दोस्तों अवनी लेखरा ने। किसने? अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है दोस्तों। ये बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही प्राउड मूवमेंट है हमारे देश के लिए। और बात करें दोस्तों कांस्य पदक की, तो कांस्य पदक हासिल किया है मोना अग्रवाल ने। किसने? मोना अग्रवाल ने। अब हम बात करें दोस्तों ये किस खेल के अंदर इन्होंने किया है, ये हम चर्चा कर लेते हैं। किस खेल के अंदर इन्होंने ये पदक हासिल किए हैं? तो ये दोनों ही पैरा निशानेबाज है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है ये क्या है? पैरा निशानेबाज है। क्या है दोस्तों? पैरा निशानेबाज है, जिन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के अंदर SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखनी है, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल की SH1 स्पर्धा में दोस्तों, कौन सी है? SH1 स्पर्धा के अंदर कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहां से बिलोंग करती है? जयपुर से बिलोंग करती है दोस्तों। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्लियर? इसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जब अवनी लेखरा की आगे एक और बात करी जाए दोस्तों, अवनी लेखरा के बारे में, तो इनके बारे में, इनके और भी कुछ उपाधि हैं। 2022 के अंदर इन्होंने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको पद्मश्री अवार्ड से
सम्मानित किया गया सर 2022 के अंदर। कब? 2022 के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और 2021 के अंदर दोस्तों, 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद, आप सभी ने नाम सुना होगा, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद अवार्ड से भी इनको 2021 से सम्मानित किया गया। क्लियर दोस्तों? 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद अवार्ड और खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। और 2022 के अंदर 2022 के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बात ध्यान रखनी है। और वर्तमान के अंदर बात करें दोस्तों, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसिडर है दोस्तों। ध्यान रखना कि किसकी ब्रांड एम्बेसिडर है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत ही फेमस है दोस्तों, जिसके तहत हम नारियों को प्रोत्साहित करते हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके एजुकेशन के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं ताकि और पढ़ें और पढ़ लिख कर अपने देश का नाम करें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और दोस्तों उड़ान योजना की ये ब्रांड एम्बेसिडर है। किसकी दोस्तों? उड़ान योजना की ये ब्रांड एम्बेसिडर है। प्लस उड़ान योजना की ये क्या है दोस्तों? ब्रांड एम्बेसिडर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ब्रांड एम्बेसिडर है। किसकी बात करी हमने? अवनी लेखरा की बात करी दोस्तों। तो इतनी बातें इनके बारे में ध्यान रखनी है। 2022 के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना की क्या है? ये ब्रांड एम्बेसिडर है। अवनी लेखरा के बारे में इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब मोना अग्रवाल की बात करी जाए तो दोस्तों ये भी जयपुर से आती है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है दोस्तों। ये बात इनके बारे में ध्यान रखनी है। ये कहां से आती है? जयपुर से आती है। और महिलाओं की इन्होंने भी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के अंदर कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर राइफल की कौन सी स्पर्धा दोस्तों? SH1। किसकी है? SH1 स्पर्धा के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता है? हमारा कांस्य पदक जीता है। कौन सी स्पर्धा दोस्तों? SH1 की स्पर्धा के अंदर इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। तो ये बात इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखनी है। हमने यहाँ पे स्वर्ण पदक की बात करी, तो स्वर्ण पदक अवनी लेखरा। और अभी वर्तमान में कल हमारे पास 2 मेडल आ चुके हैं। पेरिस पैरालंपिक के बारे में एक स्वर्ण पदक आया अवनी लेखरा के द्वारा और एक कांस्य पदक मोना अग्रवाल जी ने हासिल किया है। पेरिस पैरालंपिक कहां पे आयोजित हो रहा है, कौन सी तारीख से आयोजित हो रहा है, भारत के कितने खिलाड़ी गए हैं, कौन कौन से खेल वहां पे खेले जाएंगे, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान के कितने खिलाड़ी वहां पे गए हैं, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और स्वर्ण पदक किसके अंदर जीता है, कांस्य पदक किसके अंदर जीता है, ये दोनों पेरिस पैरा निशानेबाज हैं। और अवनी लेखरा के कुछ और अचीवमेंट्स आपके सामने हैं, किसकी ब्रांड एम्बेसिडर है, ये सब बातें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सेशन बड़ा पसंद आया होगा। अपने सभी दोस्तों तक इसके पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। मिलेंगे कुछ नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।